हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है यूट्यूब चैनल अवध क्लासेस कोचिंग पे। जैसा आपको पता है कि हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की जो पीवाईक्यू है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज फिर आ गए हैं आरपीएफ कांस्टेबल के पीवाईक्यू पे चर्चा करने के लिए। तो आज हम लोग जो पेपर को सॉल्व करेंगे वो होगा 20 जनवरी 2019 का। शिफ्ट कौन सा होगा? वो आपका थर्ड होगा। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट सेकंड हम लोग कर चुके हैं, आज शिफ्ट कौन सा होगा? थर्ड होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? विजय हजारे, निज़ाम उल मुल्क, रणजीत सिंह या देवधर। तो इसमें देखिए सही आंसर है आपका ना, वो है कौन सा? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका रणजीत सिंह। क्या हो जाएगा? रणजीत सिंह। ठीक है, अब देखो हमने क्रिकेट में हमने क्या पढ़ा है? रणजी ट्रॉफी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? रणजी ट्रॉफी पढ़ा है। तो वो इन्हीं के नाम पे है। ठीक है ना, ये इन्हीं के नाम पे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ है कि कुछ क्या है, क्रिकेट ट्रॉफी है, कुछ क्या है आपके क्रिकेट ट्रॉफी है। कौन कौन सी? जैसे आप बनेंगे देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, फिर है सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। ठीक है, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। ठीक है, उसके अलावा दिलीप ट्रॉफी, उसके अलावा दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, उसके अलावा रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। ठीक है, आदि नहीं सी.के. नायडू ट्रॉफी, ऐसे कई सारी ट्रॉफियाँ हैं। ठीक है, उनमें से देखो विजय हजारे ट्रॉफी भी है। ठीक है ना, विजय हजारे ट्रॉफी भी है। ठीक है, तो भारत में क्रिकेट का जनक किसे मानते हैं हम लोग? रणजीत सिंह को मानते हैं। ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो भी यही है, रणजीत सिंह ही है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? ठीक है, यकृत यानी कि लीवर, अधिवक्र यानी यदवक ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास, या थायराइड। ठीक है, तो देखिए इसमें बोल रहा है इंसुलिन। तो इंसुलिन कौन स्रावित करता है? तो करता है कौन? अग्नाशय। कौन करता है? अग्नाशय। ठीक है ना, अगर जो अग्नाशय से क्या हो जाए, अग्नाशय के लैंगर हैंस की बीटा कोशिकाओं से। तो किससे? तो लैगर हंस की बीटा कोशिकाओं से। ठीक है ना, यहाँ से क्या होता है? ये अस्रावित होता है, यानी कि कह सकते हैं कि निकलती है। अब देखिए इंसुलिन अगर ज़्यादा निकल जाए तो क्या होगा, कम निकल जाए तो क्या होता है? ठीक है ना, इंसुलिन की मात्रा और क्या हो जाए, कम हो जाए। इंसुलिन की कमी से क्या हो सकता है? आपसे कह सकते हैं मधुमेह रोग होता है। ठीक है, कौन सा? तो मधुमेह रोग हो जाएगा, यानी डायबिटीज़ कहते हैं। और यदि ज़्यादा निकल जाए तो इससे होता है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है ना, हम लोग क्या बोलेंगे इसे? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है ना, अगर ज़्यादा निकल जाए, अगर जो ज़्यादा निकल जाए तो फिर
क्या होगा, तो हाइपो ग्लाइसीमिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, कमी से तो लगभग सभी को पता है, कमी से लगभग सभी को पता है किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, लेकिन अगर ज़्यादा निकल जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, ये वाली बीमारी होती है। तो अग्नाशय ध्यान रखिएगा, ये जो अग्नाशय है ये मानव शरीर की, ये मानव शरीर की एकमात्र, ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। तो मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों क्या करें, प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो मानव शरीर की एकमात्र ऐसी क्या है, ग्रंथि है अग्नाशय, जो कि वो क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या करेगी, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों क्या करती है, रिलीज़ करती है, ठीक है ना, दोनों रिलीज़ करती है। जो यकृत है ये मानव शरीर में, ठीक है ना, ये मानव शरीर में एक है सबसे बड़ी, मानव शरीर में सबसे बड़ी ये क्या है, ग्रंथि है, मानव शरीर में सबसे बड़ी क्या है, ये ग्रंथि है, ठीक है ना। और ये कैसी ग्रंथि होगी, तो ये बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। कैसी है, बहिस्रावी ग्रंथि है। अगर देखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मार्ले को, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लिखना होगा लॉर्ड मॉन्टेग। तो इससे सही आंसर क्या है, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को माना जाता है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। तो ध्यान रखिएगा, एक हम सुना होगा, एक आया था मार्ले मिंटो, एक आया था सुधार अधिनियम आया था, सुधार अधिनियम आया था कब, तो ये आया था 1909 में। कब आया था, 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया था, इस वाले एक्ट में क्या कहता है कि जो मुस्लिम है, ठीक है ना, यानी कि मुस्लिम को पृथक निर्वाचन, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन इसमें क्या किया था, दिया गया था, दिया गया था। फिर आगे के एक्टों में देखा जाएगा कि जो आगे के एक्ट आएंगे 1919 में, तो उसमें सिखों को और पारसियों को भी अलग से दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन होगा तो उसमें भी रैमजे मैकडोनाल्ड क्या करेंगे कि कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करेंगे, ठीक है। 16 अगस्त 1932 को घोषणा करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, जो दलित वर्ग होगा उसको भी पृथक निर्वाचन भी दे देंगे, ठीक है। तो इससे गांधी जी नाराज होंगे और फिर क्या होगा, समझौता होगा, ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच में, ठीक है, जिसे हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में, तो ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है ये 1900 देखेंगे, ये 20 में होंगे, ठीक है ना। तो इनको सबको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1950 को, या 24 अगस्त 1950 को। तो ये भी कब एडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। तो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC
कि कोलकाता अधिवेशन कब? 1911, 1911, ठीक है ना। जिसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दत्त, विशन नारायण दत्त थे, ठीक है। इसी अधिवेशन में, ठीक है, राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। पहली बार गाया गया, ठीक है, पहली बार गाया गया, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिएगा कि जो राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान की जो अवधि है कितने समय की है, तो अब बताएंगे वो 52 सेकंड का। कितने? 52 सेकंड का। लेकिन आप राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में भी गा सकते हैं अगर आपके पास समय पर्याप्त नहीं है, तो वो कितना होगा? तो होगा 20 सेकंड। यानी कि पहली लाइन और अंतिम लाइन आपको गाना है, ठीक है ना, गाना है। अब जो 24 जनवरी 1950 को एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, अलग से आपको ध्यान रखना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को ही और भी सारी चीज़ें होती हैं। क्या? एक तो ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, यानी कि 12वीं वो बैठक थी, वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, धन्यवाद। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। फिर देखो आपका जो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, आपका उत्तर प्रदेश राज्य, ये क्या आया? अस्तित्व में आया था, अस्तित्व में आया था, ठीक है ना, अस्तित्व में आया था। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो भारत का जो राष्ट्र गान के संदर्भ में, ठीक है। तो कितने हो गए? 4 क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं। अगला है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी, यानी गोदी मतलब डाकयार्ड, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी यानी डाकयार्ड थी? धौलावीर, धौलावीरा, ठीक है, लोथल, कालीबंगा, वनमाली, ठीक है ना। तो देखिएगा, जैसे गोदीवाड़ा भी कहते हैं इसे हम लोग, इसे गोदीवाड़ा भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि बंदरगाह की बात कर रहा है, ठीक है, बंदरगाह। तो ये कहाँ से मिला है? ये तो मिला है कहाँ से? लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। तो देखिए जो लोथल है, लोथल ये गुजरात के अहमदाबाद, ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में ये क्या? भोगवा, भोगवा नदी के ये तट पर है, ठीक है ना। लोथल ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में है और ये अहमदाबाद, जो आपकी अहमदाबाद ज़िला है, वहाँ पे भोगवा नदी पे ये बनाया गया है, ठीक है, या ये बना हुआ था। एक सवाल आपसे और भी बन सकता है कि खासकर लोथल से, कि यहाँ पे 3 युग्मित समाधियाँ भी तो प्राप्त हुई हैं। यहाँ से क्या ध्यान रखना, यहाँ से क्या हुआ कि 3 युग्मित समाधियाँ भी मिली हैं यहीं से। 3 युग्मित यानी कि 3 जोड़ा, ठीक है ना, यहाँ से क्या मिली है? युग्मित समाधियाँ मिली हैं, ठीक है। कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा ये कहाँ पे? ये राजस्थान में है। काली रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपका धौलावीरा, ये भी कहाँ पर? ये गुजरात में ये भी है और ये यूनेस्को साइट से भी है, ठीक है ना। धौलावीरा क्या है? यूनेस्को साइट से भी है, ठीक है ना।
आगे देखिएगा, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। ठीक है, तो इसके सही आंसर कौन हो जाएगा? तो बी आर अम्बेडकर। मसौदा समिति या प्रारूप समिति बातें एक ही है, ठीक है ना, ध्यान रखना कि प्रारूप समिति या फिर मसौदा समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, ये थे। ठीक है, इसमें 7 सदस्य थे। क्या थे? 7 सदस्य थे। ठीक है ना। तो जो संविधान, जो प्रस्तावना है वो प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखते हैं तो बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता या जनक मानते हैं। ठीक है, निर्माता या जनक मानते हैं। अब देखिए जो के एम मुंशी है, ठीक है, या इन्हें हम लोग कहते हैं कन्हैयालाल मलिक लाल, ठीक है, कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी, ये हम लोग कहते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू देखोगे ये संघ समिति के अध्यक्ष थे, संघ शक्ति, ठीक है, संघ समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये झंडा समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं, ये झंडा समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। अच्छा, कभी कभी आप देखेंगे ना तो कहीं बहुत विवादित क्वेश्चन ये होता है झंडा समिति वाला कि इसे कहीं कहीं जे बी कृपलानी दिया होता है। ठीक है, कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, ये माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैशेस होता है, जितना ही अधिक लंबवत या छोटा। यानी जो स्लाइडिंग, जो मतलब स्लिपिंग वाला होता है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से या उसकी तुलना में क्या होता है? तो ये देखो, ये छोटा होता है। क्या होता है? ये छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर देखिएगा, निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं? यूकैरियोटिक, प्राकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना, किसमें होगा? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, देखिए जो नील हरे सवाल होते हैं या फिर कह सकते हैं आपके जीवाणु होते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है। ठीक है ना, नील हरित शैवाल और जो आपके जीवाणु हैं, जीवाणु में कैसे? तो प्रोकैरियोटिक। क्या? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो अब मछली लिखा ही है, ठीक है ना, मछली लिखा ही है तो फिर क्या होगा? मत्स्यायन। क्या? मत्स्यायन। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही योगा। या योग दर्शन कह सकते हैं। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो 21 जून को। ठीक है ना, 21 जून को मनाते हैं। और देखिए
निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है? कौन सी फसल रबी की फसल है, यानी जो सर्दियों के समय बोई जाती हो? बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का। ठीक है, कह रहा रबी की फसल है। तो इसमें देखिएगा, जो ये वैसे जब ये प्रश्न पूछा गया था, यानी कि ये PYQ है ना, PYQ है, यानी कि जब 2019 में सवाल पूछा गया था तो आयोग का मानना था कि वो बाजरा माना था। आयोग जो है, आयोग ने बाजरा माना था, जो कि क्या है, ये गलत है। ठीक है, जो कि क्या है, गलत है। ये रबी की फसल नहीं है बाजरा। ठीक है, ये रबी की फसल नहीं है, ये क्या खरीफ की फसल है। ठीक है ना, ये तीनों देखेंगे, ये तीनों खरीफ की फसल है। ठीक है ना, ये क्या है, खरीफ फसल है। ठीक है ना, तीनों ये क्या है, खरीफ की फसल है। ठीक है, लेकिन आयोग ने क्या माना था, बाजरा माना था। ठीक है, आयोग का आंसर क्या है, बाजरा ही था। आयोग ने यही माना था। ठीक है, जो मक्का है ये दोनों है। ठीक है ना, मक्का जो है ये दोनों ऋतुओं में बोया जा सकता है। ठीक है, मक्का क्या था, दोनों ऋतुओं में बोया जा सकता है। ठीक है, देखो मक्का को ध्यान रखना, हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्न पाउडर भी कह सकते हो। तो अगर आ जाए कॉर्न पाउडर किससे बनता है, अगर आ जाए सवाल कि कॉर्न पाउडर किससे बनता है, तो आप बता सकेंगे किससे, तो मक्का से। किससे बनता है, तो मक्का से बनता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? भारत, श्रीलंका, थाईलैंड या इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये तो सवाल बहुत ही एक सिंपल सा सवाल है, जो है कौन सा, थाईलैंड। ठीक है, कौन सा, थाईलैंड। तो थाईलैंड की अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है क्या, बहत। क्या है, बहत। और राजधानी तो इसकी बैंकॉक है ही है। ठीक है, तो बैंकॉक, ये राजधानी क्या है इसकी, तो बैंकॉक। क्या है, बैंकॉक है। इंडोनेशिया में एक क्या पड़ता है, बाली द्वीप पड़ता है, जो कि काफ़ी टूरिज्म के लिए फेमस है। काफ़ी क्या, टूरिज्म के लिए फेमस है। और ये सर्वाधिक, ध्यान रखेंगे कि जो इंडोनेशिया है वो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। ठीक है, और ध्यान रखना है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला भी देश कौन सा है, मुस्लिम आबादी वाला भी देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया ही है। ठीक है ना, इंडोनेशिया ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी श्रीलंका में एक जगह पड़ता है कैंडी, कैंडी। तो कैंडी में बुद्ध के क्या है, दांतों का अवशेष है। दांतों का क्या है, अवशेष है कैंडी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में है बुक्सा बाघ अभ्यारण्य। क्या है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, बिहार में आपका वो आपका जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये साथ साथ में क्या है, आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है। असम की बात करेंगे, असम में नामेरी। ठीक है, देहिंग पटकई, देहिंग पटकई। ठीक है, मानस। ठीक है, ये सारे यहाँ पे असम में मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये असम में मिल जाएंगे। तो बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखेंगे, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल है। तो यानी कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन था, तो था ना भारत का, उसका नाम था जिम कॉर्बेट। कहाँ पे है, उत्तराखंड।
कहाँ पे? उत्तराखंड। और कब बना? तो 1973 में बनाया गया था। ठीक है, तो पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट। अरे देखिए, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? नीति आयोग, CSO, या NS यानी कि NSSO, ठीक है, या वित्त आयोग, या फिर CSO। तो इसमें सही आंसर क्या है आपका? NSSO, ठीक है ना, NSSO, ठीक है, क्योंकि आपने खासकर पढ़ रखा होगा इसके बारे में, NSSO के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। देखिए, यानी हमने पढ़ा है कि नेशनल, ठीक है, सैंपल, ठीक है, सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो NSSO है ये क्या करता है? भारत में गरीबी रेखा की क्या करता है? गणना करता है। तो पूरा फुल फॉर्म क्या इसका है? तो हम लोग कह सकते हैं नेशनल सैंपल, ठीक है, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये करता है। ठीक है, और CSO क्या है आपका? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, देखो, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 2015 को ये होता है। वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 280 में। आर्टिकल कितना? 280 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो है कौन? तो अरविंद पनगड़िया। कौन बने? अरविंद पनगड़िया। बाकी जो 15वां है उसके NK सिंह तो ही है, ये नंद किशोर सिंह है, ठीक है ना, नंद किशोर सिंह है। निम्न में से कौन ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के वयोवृद्ध नेता, हिंदी में कहें तो भारत के कैसे तो वयोवृद्ध, ठीक है, भारत के वयोवृद्ध नेता, ये कह रहा है कि भारत के वयोवृद्ध नेता किसे कहते हैं? तो वो हो जाएंगे कौन? ऑप्शन देखो, RC दत्त, MG रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये कौन से होंगे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रोल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसमें उन्होंने जो आपके बहिर्गमन धन का सिद्धांत दिया है, ठीक है, धन जो है बहिर्गमन यानी धन भारत से बाहर कैसे जा रहा है उसका सिद्धांत दिया है। इनकी एक क्या है? पुस्तक है, यानी इनकी एक बुक है, बुक का नाम है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस पुस्तक में ध्यान रखिएगा कि क्या कि धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया, ठीक है। तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया, ठीक है। एक चीज भी ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी के कहने पर, यानी कि दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय
राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। ठीक है ना। तो पहले संघ नाम था, बाद में कांग्रेस हो गया। कांग्रेस मतलब होता है लोगों का समूह। ठीक है। तो ये कांग्रेस शब्द किसने सुझाया था? तो ये सुझाया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। अब देखो गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये तो क्या है? महात्मा गांधी के राजनैतिक, कौन है? राजनैतिक गुरु हैं। ठीक है, ये गुरु हैं। ठीक है। जबकि आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो उनका नाम था नारायण गुरु। नाम क्या था? नारायण गुरु नाम था। ठीक है। बाकी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। समथिंग 1973 में आसपास में किया था इन्होंने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि शीतकालीन पैरालंपिक, ठीक है, शीतकालीन पैरालंपिक 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? ठीक है। तो ये हुई कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस या दक्षिण कोरिया? तो ये हुआ था दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। क्या बताएंगे? सियोल राजधानी है। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? मुद्रा चलता है क्या? वान। ठीक है। मुद्रा क्या है? मुद्रा चलती है यहाँ पे वान। ठीक है। क्या चलती है? मुद्रा वान चलती है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें अभी 2026 की बात करते हैं, तो 2026 में ये कहाँ पे होने वाला है? तो इटली में होने वाला है। ठीक है ना। ये 18 में हुआ था, 4 साल बाद हुआ होगा, तो 22 में हुआ होगा। कहाँ हुआ? 22 में हुआ होगा। तो 22 वाला कहाँ हुआ? चीन में हुआ। अब 2026 में ये कहाँ होगा? तो ये इटली में होगा। ठीक है, इटली में होगा। ठीक है, इटली में होगा। पैरालंपिक मतलब हो गया जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। अरे देखिएगा, करारा स्टेडियम, करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, कनाडा में। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखेंगे कि हम लोग कि यहाँ पे क्या है आपका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, यहीं पर है। उसके अलावा आपको ग्रेट बैरियर रीफ यही मिलेगा, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, जो कि क्या है? ये इसे हम लोग कहते हैं महान परवार भित्ति। तो ये प्रशांत महासागर में होगा। ठीक है ना, कोरल सागर जिसे बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, करारा स्टेडियम। ठीक है। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथम बार किसने शुरू किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? तो लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। तो इसने शुरू किया था भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू किया था। तो लॉर्ड कैनिंग अगर देखा जाए तो इसी के समय कांग्रेस की क्या होती है? स्थापना होती है। क्या होती है? कांग्रेस की स्थापना। तो
कांग्रेस के सामने इसी समय होता है, लॉर्ड कैनिंग के समय ही होता है, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय देखा जाए तो इसके समय क्या होता है कि 1829 में, कब, तो 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया या समाप्त किया गया, राजा राममोहन राय के सहयोग से किया गया, ठीक है ना। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं तो इसने क्या किया था, इसी ने क्या किया था, सहायक संधि का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, सहायक संधि शुरू किया था, ठीक है, शुरू किया। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला क्षेत्र कौन था, ठीक है, तो सहायक संधि, ध्यान रखना, स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद के निजाम थे, ठीक है। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे माना जाता है, नील बोर्स को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, जे थॉमसन को, या जेम्स चैडविक को, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएंगे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, कौन हो जाएंगे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को माना जाता है, ठीक है, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक के रूप में, ठीक है, ठीक है। बाकी ये तो आप देखोगे, जे थॉमसन की बात करेंगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, कौन है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता, ठीक है, ठीक है, ध्यान। और चैडविक की बात करेंगे, ठीक है, चैडविक की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएंगे, तो ये जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, जो कि क्या है, न्यूट्रॉन के ये खोज करता है, जो खोज करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, महानदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा कावेरी पर, ठीक है। तो ये सही आंसर इसका क्या है, तो ये है महानदी पर हीराकुंड जो बांध है, ये उड़ीसा में, भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है, ये सबसे लंबा बांध है, ठीक है। गोदावरी नदी देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका, जायकवाड़ी और पश्चिम बांध क्या है, बांध है, ठीक है। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में, ठीक है। कृष्णा नदी पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका नागा अर्जुन सागर बांध हो जाएगा, नागा अर्जुन सागर बांध हो जाएगा, ठीक है। वह यहाँ पे अलमट्टी बांध है, अलमट्टी बांध कहाँ पर, तो कर्नाटक में, कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है।
कावेरी नदी पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेट्टूर बांध है। कौन सा है? मेट्टूर बांध है। और ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। कावेरी नदी पर ही आप देखेंगे तो ग्रैंड एनीकुट बांध है। ठीक है, जो भारत का सबसे पुराना बांध है। तो भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड एनीकुट। ठीक है, ये है कहाँ पे? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। इसे ग्रैंड एनीकुट बांध को हम लोग कल्लई नई बांध भी कहते हैं। ठीक है, कल्लई नई बांध भी कहते हैं। निम्न में से किसे प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? जो हम लोग खेलते हैं ना सांप सीढ़ी, ठीक है, सांप सीढ़ी जो खेलते हैं, भारत में इसके जनक किसे माना जाता है? जनक किसे माना जाता है? आर्यभट्ट को, ज्ञानदेव को, वराहमिहिर को या ब्रह्मगुप्त को? तो सही आंसर क्या है इसमें? तो ज्ञानदेव को। ठीक है ना, क्या मानते हैं? ज्ञानदेव को। ठीक है, तो आर्यभट्ट की बात करेंगे तो इन्होंने तो आर्यभट्टियम एक पुस्तक लिखी थी। वराहमिहिर एक अच्छे खासे दार्शनिक थे। ठीक है ना, ब्रह्मगुप्त जो है एक अच्छे खासे भी दार्शनिक और गणितज्ञ, ये दोनों थे। ठीक है ना, गणितज्ञ दोनों थे। तो सांप सीढ़ी आपने खेला होगा। देखिए अगला है सवाल हमारा कि पर टेरिड, ठीक है ना, क्या आपका पर टेरी पद किस खेल या स्पोर्ट्स संबंधित है? तीरंदाजी से, कुश्ती से, शरत क्या है, शतरंज से या घुड़सवारी से? या घुड़सवारी से। तो क्या है पर टेरी? ठीक है, ये शब्द है संबंधित कुश्ती से। क्या है? कुश्ती से, यानी कि रेसलिंग से। क्या है? रेसलिंग से। घुड़सवारी से एक शब्द बड़ी ही फेमस आता है, एरीना। सवाल आता है एरीना, ये शब्द है। ठीक है ना, समझ में कौन सा है? एरीना, ध्यान रखिएगा, एरीना। ठीक है, और भी अगर इन शब्दों की बात की, जैसे तीरंदाजी से अगर हम लिख के बात करते हैं, ठीक है ना, या फिर कुश्ती इससे सब बात करते हैं, तो एक शतरंज से है गैम्बिट शब्द आता है, ये संबंध रखता है। कौन सा? गैम्बिट। ठीक है, गैम्बिट। अगला है उरुग्वे की राजधानी क्या है? क्यूटो, ब्यूनस आयर्स, मोंटेवीडियो, कराकश। तो सही आंसर क्या है? मोंटेवीडियो। क्यूटो ने क्योटो होगा, ये जापान की राजधानी हो जाएगा यहाँ पे, जापान। ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी, अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका में है। मोंटेवीडियो उरुग्वे की हो गई। ठीक है, कराकस जो होगी ये आपकी वेनेजुएला की होगी। ठीक है, वेनेजुएला। ठीक है, तो वेनेजुएला में ही क्या एंजिल जलप्रपात है? वेनेजुएला में क्या आपका एंजिल जलप्रपात है, जो कि कहाँ पे? कैरो नदी पे है, कैरो नदी पे है। और इसकी हाइट कितनी है? तो 979 मीटर है, यानी लगभग 980 मीटर है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है ना, जो एंजिल जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है ना, ये क्या है? ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना है। ठीक है ना, झरना स्थित है। अगला है शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या है? एडवांस खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ए मैच्योर कराटे डू फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया कुंफू फेडरेशन या मैच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया?
तो ये इसका सही आंसर है, क्या है, ये है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेड क्वार्टर ये कहाँ पे है, तो ये है जयपुर में। ये कहाँ पे है, जयपुर में है, ठीक है, जयपुर में है, यानी कि राजस्थान में। स्थापना कब होगा, तो 1973 यानी कि 1973 में। कब होगा, 1973 में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा, 24वां, कि सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1909, चार्टर अधिनियम 1853, भारत शासन अधिनियम 1935 या चार्टर अधिनियम 1833। देखो इसका सही आंसर क्या है, तो देखो सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, ठीक है ना। जो हम लोग आजकल एग्ज़ाम देते हैं ना, जो अच्छा आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की, ठीक है ना, तो इसीलिए खुली प्रतियोगिता कब किसमें आया था, तो आया था वो अधिनियम कौन सा था, 1853 का। कौन सा था, 1853 का था, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम जो 35 है, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है, सबसे बड़ा ये स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है ना। क्योंकि लगभग 250 आर्टिकल तो यहीं से लिए हमने, लगभग 60%, यानी कि भारतीय संविधान में 60% आर्टिकल कहाँ से लिए हमने, लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं, ठीक है ना, 1935 से लिए हैं, ठीक है। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं क्या, आर्द्रता, एजिलिटी, लेटेंसी, वैलेंसी। तो अब जाहिर सी बात है कि वायु में द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता ही तो कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता जो है, वायुमंडल की आर्द्रता हम लोग क्या करते हैं, तो ये हाइग्रोमीटर में मापते हैं। किसके, हाइग्रोमीटर में ये मापा जाता है। लेकिन अगर आ जाए कि आपेक्षिक घनत्व, यानी द्रव्य का जो आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व किस में मापते हैं हम लोग, तो होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर, ठीक है, कौन सा होगा, हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व किसका होगा, तो द्रव्य का होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और आपेक्षिक घनत्व का कोई भी, ध्यान रखना, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। अच्छा, एक बेहतर सवाल आप यहाँ 2-3 ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये, हाँ कह सकते हैं कि ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के सवाल है। देखिए अगर आता है सवाल कि अमीटर क्या होता है, अमीटर, ठीक है, फिर हो गया आपका वोल्ट मीटर, क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है, और एक है आपने देखा होगा अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। तो देखिएगा अमीटर के बाद ध्यान क्या है कि अमीटर को हम लोग क्या कहते हैं कि जब विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु, ठीक है। और ये अमीटर ध्यान रखना, अमीटर सदैव जो होता है वो आपका श्रेणी क्रम में लगता है, किसमें लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में लगता है, ठीक है। वोल्ट मीटर की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
ध्यान रखिएगा कि एक आपने पढ़ा होगा फ्यूज, ठीक है ना, क्या होता है आपका फ्यूज, एक आपने तार पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है, फ्यूज तार पढ़ा होगा। ये किसके बना होता है? तो ये बना होता है आपका, इसमें टिन होता है और टिन के साथ में क्या होता है आपका शीशा होता है, ठीक है, क्या होगा आपका शीशा होता है, ठीक है ना, क्या होता है शीशा होता है। तो अमीटर, ठीक है, कि क्या किया जाता है, तो वो एम्पियर में विद्युत धारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा की क्या है, एम्पियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो उसके अलावा प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, क्या होता है, ओम होता है। एक मिलेगा गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर की बात करोगे तो इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति मापते हैं, उपस्थिति मापने हेतु, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो दो विद्युत बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापने के लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक्स बातें भी ध्यान रखिएगा जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो ये क्या दर्शाता है, सोपानी प्रभाव, स्थानापन्न प्रभाव, आय प्रभाव या मूल्य प्रभाव, ठीक है। जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है, ठीक है ना, अनुपातहीन मतलब माइनस की बात कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, माइनस की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा सोपानी प्रभाव, क्या हो जाएगा, सोपानी प्रभाव हो जाएगा, ठीक है ना, सोपानी प्रभाव। अब देखिएगा, किस निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो भाई मनुष्य कहाँ नहीं रहते हैं, तो ये नहीं रहते हैं, अंटार्कटिका में नहीं रहते, ठीक है। इसे हम लोग निर्जन महाद्वीप भी तो कहते हैं, निर्जन, और इसे हम लोग सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं, क्या, सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। सफ़ेद महाद्वीप इसे कहते हैं, ठीक है। इधर ना ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, ठीक है। पेंगुइन पक्षी यहीं पाए जाते हैं, पेंगुइन पक्षी यहीं पाए जाते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, जो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं विज्ञान को समर्पित, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, इसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो अंटार्कटिका में आप देखेंगे तो हमारा दक्षिण गंगोत्री रिसर्च सेंटर यहाँ पे लगा था, लेकिन अब नहीं है, ये बेकार हो चुका है, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। इसके अलावा भारती, इसके अलावा मैत्री, ये हमारे कुछ रिसर्च स्टेशन भारत के लगे हैं अंटार्कटिका पे, लेकिन ये अभी वर्तमान समय ये काम नहीं कर रहा है, ये बेकार हो चुका है, ठीक है। ये सबसे पहले ये लगा था। सवाल आ जाए कि अंटार्कटिका में, अगर सवाल ये हो कि अंटार्कटिका में भारत का पहला रिसर्च सेंटर का नाम क्या था, वो था दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अब भारतीय और मैत्री भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे, ताम्र सिक्के, पंच चिन्हित सिक्के, शीशे के सिक्के या स्वर्ण के सिक्के, ठीक है। देखो ये थे पंच चिन्हित सिक्के, ठीक है ना, कौन से थे, पंच चिन्हित सिक्के, ये भारत के क्या थे, सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं, ठीक है। अगला है कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन का संपूर्ण प्राधिकार दिया गया था, वायसराय को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को या ब्रिटिश सरकार को। आपने देखा था कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन क्या था कि जो आपकी
जो व्यापारी ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपनी मनमानी कर रही थी, ठीक है। उसके पास शासन प्रशासन और राजस्व व्यापार करने का पूरा अधिकार था, ठीक है। तो जब उनसे लिया गया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश काउंट के अधीन कर दिया गया था। किसके अधीन कर दिया गया था? तो ब्रिटिश काउंट के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। राजनीति में हिप के कार्यालय का उल्लेख किसमें किया गया है? ठीक है, हिप। क्या ये सदन की प्रक्रिया के नियम में, संविधान में, संसदीय विधान में या संसदीय प्रथा में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? क्या? तो देखो संसदीय प्रथा में। किस में जाएगा? संसदीय प्रथा में, ठीक है। अब देखो संसदीय प्रथा में ह्युप जैसे शब्द का उपयोग होता है, ठीक है ना। अगला है, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? गया में, काकीनाडा में, मदुरई में या बेलगांव में? ठीक है, तो ये कहाँ है? बेलगांव। तो बेलगांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। और ये कब हुआ अधिवेशन? तो 1924 में। आपने देखा कि 1922 में जब गांधी जी क्या कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं, तो फिर ब्रिटिश सरकार इनको गिरफ्तार कर लेती है और इनको जेल में बंद कर देती है और 2 साल बाद इनको छोड़ती है 1924 में। तो उस सम्मान में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? गांधी जी। अच्छा, गांधी जी 1929 में भी, ध्यान रखना, गांधी जी 1929 में, यानी जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें भी गांधी जी को चुना गया था, लेकिन गांधी जी अध्यक्ष नहीं बने थे। वो अपने स्थान पर किसको बनाए थे? तो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाए थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। कभी मान लो पूछ लेता है कि जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष के लिए किसे चुना गया था? तो गांधी जी को चुना गया था, लेकिन गांधी जी नहीं बने थे। कौन बना? फिर जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है। तो हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, जो अधिवेशन हुआ था, इसको आयोजित किसने कराया था? ये आयोजित करने में किसका मतलब प्रमुख योगदान था? तो आपने गंगाधर राव देश पांडे का प्रमुख योगदान था इसमें, ठीक है। तो गंगाधर राव देश पांडे का प्रमुख क्या था? योगदान था इसका आयोजन कराने में, ठीक है। तो गया अधिवेशन आप देखोगे, ये गया अधिवेशन आप देखेंगे तो ये गया कहाँ? बिहार में है ना। ये कहाँ? बिहार में भी होता है गया अधिवेशन, ठीक है, 1922 के आसपास में। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? लिटिल अंडमान द्वीप, सागर द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप, बैरन। हालांकि ये है तो, अगर देखा जाए ये है तो कहाँ पे? सब बंगाल की खाड़ी में ही है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ज्वालामुखी बताओ इनमें से कौन सा है, तो वो कौन सा है? तो बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप। तो इसका जो बैरन का अर्थ होता है वो है बंजर। क्या है? बंजर। तो बैरन का अर्थ क्या है? बंजर, यानी कि जहाँ पे कोई इंसान न रहता हो, जहाँ पे कोई इंसान न रहता हो, ठीक है। तो भारत में 2 ही तो ज्वालामुखी हैं, भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं, ठीक है ना। एक नारकोंडम भी है, नारकोंडम भी है, नारकोंडम आपका ये, लेकिन ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये क्या है? ये आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है, ठीक है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। और जो बैरन वाला है ये ध्यान रखना, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? यानी कि वो टैक्स, ठीक है, वो टैक्स वो कर जो आपकी इनकम पर, जो आपकी आय पर नहीं लगता है या उस पर निर्भर नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं, एक मुस्त कर कहते हैं, कारपोरेट कर कहते हैं, बिक्री कर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका कौन सा? तो एक मुस्त कर, ठीक है ना। आगे देखिएगा, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा कौन सी है? भाई अगर गति हो रही है
ठीक है, क्या है, अगर गति हो रही है तो अगर गति हो रही है तो उसमें गति के कारण कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कौन सी आ जाएगी, गतिक ऊर्जा आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, गतिक ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, अगर जो वो स्थित है तो स्थित ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक डायनमो यानी कि जनरेटर की बात करते हैं। ये क्या होता है, जनरेटर का काम होता है, डायनमो का काम होता है, क्या करेगा कि यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है ना, कन्वर्ट कर देगा। डायनमो जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो आपका विद्युत मोटर की बात करोगे, विद्युत मोटर, इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये क्या करेगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। ये क्या आपका है, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें, आंतरिक ऊर्जा में बदल देता है। और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत में काम नहीं करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये उस पर काम नहीं करता है। चलिए आगे देखिए। अगला है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन गया था। ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1900 कब हुआ था, 1931 में हुआ। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, यानी कि सेकंड, ठीक है, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन जो होता है ये होता है 1931 में, यानी कि सितंबर के महीने में होता है। ठीक है, लगभग कब तक होता है कि ये सितंबर के महीने में आप सुना होगा और दिसंबर तक चलेगा। ठीक है ना, सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलेगा, कब, 1931 सेकंड गोलमेज सम्मेलन होगा। ठीक है, तो गांधी जी इसमें जाते हैं किसकी तरफ से, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जाते हैं। ठीक है ना, वैसे गांधी जी डॉक्टर अंसारी को भी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से लेके जाना चाहते थे, लेकिन वायसराय जो है, जो लॉर्ड इरविन है, वो क्या नहीं करेगा, वो इजाज़त नहीं देगा। तो फिर गांधी जी क्या करेंगे, अकेले जाएंगे। ठीक है ना, और जब ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन भाग जाते हैं ना, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में ध्यान देना कि गांधी जी किससे गए थे, तो ये गए थे एस राजपुताना जहाज से ये लंदन गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे ये, क्योंकि आयोजन कहाँ हो रहा था तीनों का, लंदन। ठीक है, जहाज से ये कहाँ गए, जहाज से ये लंदन गए थे। ठीक है ना, इनके साथ में एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ठीक है ना, और कई सारे लोग इनसे गए थे। ठीक है ना, लेकिन सब वो अलग अलग प्रतिनिधियों के रूप में गए थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यही गए थे गांधी जी। तो गांधी जी केवल एकमात्र गोलमेज सम्मेलन दूसरे में भाग लिए थे, बाकी और किसी में नहीं लिया था। भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति की अध्यक्षता किसने किया था, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी। जिसमें सही आंसर क्या है आपका, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, तो जो सरदार पटेल हैं ये मूल अधिकार, ठीक है, ये मूल अधिकार से संबंधित समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है ना, तो बी.आर. अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है, फॉर्मेल्डिहाइड, थियोसीटोन एस्टर या मेथेनॉल।
तो ये है कौन सा, एस्टर। ये रसायन है लेकिन इसमें सुगंध कैसी आएगी, फल जैसी आएगी। कैसे आएगी, फल जैसी आएगी। ठीक है, तो ये सुगंध खासकर कब आता है, तो जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक के साथ जुड़ता है तब ये इसे सुगंध आता है। ठीक है ना। जब एस्टर क्या करेगा, जब एस्टर अल्कोहल कार्बोक्सिक अम्ल के साथ जुड़ता है। ठीक है ना। तो ये खासकर कार्बोक्सिक अम्ल के साथ जुड़ता है तब ये कैसी सुगंध आएगा, तो ये फल जैसा आएगा। अगला कि अखिल भारतीय कामगार संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन होंगे, ये होंगे लाला लाजपत राय। कौन होंगे, लाला लाजपत राय। कौन होंगे, लाला लाजपत राय होंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अखिल भारतीय कामगार है ना, ये है क्या, अखिल भारतीय जो मजदूर संघ है। ठीक है, ऑल इंडिया क्या आपका मजदूर जो संघ है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और इसका कह सकते हैं कि जो स्थापना होता है, स्थापना ये होता है 1920 में, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजदूर संघ की स्थापना हो रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्यों क्या होता है कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भी तो बना था, यानी कि हम लोग कहते हैं ILO, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। कहाँ पे है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, ILO तो 1919 में बन चुका था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो भारतीयों ने सोचा क्यों ना भारत में भी ऐसी एक संगठन होना चाहिए जो मजदूरों के हित में क्या करे, सोचे। तो ये 1920 में बना दिया गया। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ये थे क्या, इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो थोड़ी सी बात अगर यहाँ से कर लिया जाए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इनको तो लोकमान्य की उपाधि मिली है, लोकमान्य व बेताज बादशाह की उपाधि इनको दी जाती है। तो कांग्रेस के एकमात्र ऐसे व्यक्ति, वो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के ध्यान रखिएगा कि इनकी केसरी और एक क्या आपकी मराठी पत्रिका है। तो जो मराठी ये पत्रिका इनकी है ना, ये अंग्रेजी भाषा में है, और जो केसरी है वो मराठी भाषा में है, और क्या मराठी भाषा में है। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था कि गणेश उत्सव शुरू किया था 1893 में, और शिवाजी उत्सव शुरू किया था, शिवाजी उत्सव शुरू किया कब, 1895 में। ठीक है, 1895 में इन्होंने शुरू किया। बाकी इन्होंने होम रूल आंदोलन जो चलाया था कब, 1914 में। ठीक है, अप्रैल 1914 में चलाया था। देखिए महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक, MG रनाडे, वासुदेव बलवंत फड़के या BD सावरकर। ठीक है, BD सावरकर। तो इसमें देखो आपने खासकर सुन रखा होगा, ये महाराष्ट्र में रामोसी क्या है, वहाँ के महाराष्ट्र के किसान हैं। ठीक है ना, तो इनका नेतृत्व किया था किसने, इन्होंने किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है ना, अभिनव BD सर ने किया, अभिनव ठीक है, अभिनव
भारत का गठन किया था। अभिनव भारत का क्या कहता है इन्होंने गठन किया था। ठीक है। वीडी सावरकर ने, इनकी एक पुस्तक है द इंडिपेंडेंस ऑफ, जो खासकर जो इंडिया की बात करते हैं ना, यानी भारत जो 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 की क्रांति को, तो इन्होंने क्या बोला था कि स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, वो क्या था, पहली लड़ाई थी, स्वतंत्रता की लड़ी गई वो पहली लड़ाई थी। ठीक है। तो इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या बोला था कि स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई थी ये लड़ाई थी। ठीक है ना। तो हालांकि स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने बोला था बीडी सावरकर ने। ठीक है ना। इनको वीर सावरकर भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? वरुण, पृथ्वी और बृहस्पति या शनि, या फिर शनि। तो देखो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं हाँ कि शनि। शनि का घनत्व तो इतना कम है कि ये जल में तैर सकता है। तो शनि का घनत्व जल से कम है। अगर आप इस ग्रह को जल में डाल दो, यानी कि जल में डाल दो, तो ये ग्रह तैरना शुरू कर देगा। ठीक है ना, शुरू कर देगा। क्योंकि आप देखेंगे 4 ऐसे ग्रह हैं जो चट्टानी ग्रह हैं, यानी जिसे हम लोग टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं, और 4 ऐसे हैं जो गैसी ग्रह हैं। ठीक है ना। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये कहा जाए कि जो आपका बुध है, ठीक है, बुध, मंगल, पृथ्वी और शुक्र। तो ये जो आपके 4 ग्रह हैं ना, ये कैसे ग्रह हैं? ये चट्टानी ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं? तो चट्टानी ग्रह हैं। ठीक है ना। या इन्हें टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहेंगे, क्योंकि ये चट्टानी को या फिर टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं। और जो आपके 4 हो गए, जो आपके बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, वरुण हो गया, या वरुण हो गया, ये चारों ग्रह कैसे हैं? तो ये गैसीय ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं? तो गैसीय ग्रह हैं। तो जब गैसीय ग्रह हैं तो जाहिर सी बात है जल से घनत्व तो इनका कम होगा ही होगा। इन चारों का फिर क्या होगा? जल से कम घनत्व होगा, क्योंकि ये गैसीय ग्रह हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? 1937 में, 1947 में, 1950 में या 1935 में? तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1937। तो यानी कि जो आप फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हो रही है, ये देखना कि जो भारत शासन एक्ट है 1935 के माध्यम से किया गया था। 1935 के माध्यम से किया गया था ये वाला। ठीक है। चलो अगला देखिएगा। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1946, 1939, 1942, 1940। तो ध्यान रखना 1940। ठीक है। अगर अब कहेंगे अगस्त प्रस्ताव है क्या है? ठीक है। तो देखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने हेतु लॉर्ड
लिन लिथगो से लॉर्ड लिन लिथगो से एक प्रस्ताव रखवाया, ठीक है, रखवाया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया, ध्यान रखिएगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से 1945 के बीच में, यानी कि 6 वर्ष चला था, जिसमें कुल 61 देशों ने क्या लिया था, भाग लिया था। तो भारत पहले वर्ल्ड वार में नतीजे में देख चुका था कि ब्रिटेन सरकार मदद करने के बाद में हमारे साथ क्या करती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश है उसने सोचा कि भारत से सहयोग प्राप्त किया जाए और उसको अपनी तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल किया जाए। तो लॉर्ड लिथगो ने क्या किया था, एक प्रस्ताव कांग्रेस सामने रखा था कि आप हमारे साथ में क्या हो जाइए, आ जाइए और हम लोग मिलके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ते हैं, जीत जाएंगे तो आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन भारत कांग्रेस या भारत पहले भी समझ चुकी थी ये कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये 1940 में आया था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना। फिर देखेंगे इसी के विरोध में, यानी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, ठीक है ना, इसके अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ध्यान देंगे ये कि जो आपका अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में क्या चलाया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, ठीक है ना। क्या चलाया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, ठीक है। कब, तो 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है ना, 1940 को। कहाँ से, तो बताएंगे, ये चलाया गया था, कहाँ से चलाया गया था, तो बताना पवनार आश्रम, ठीक है, पवनार आश्रम। और पवनार आश्रम कहाँ पे है, तो बताना ये है महाराष्ट्र में, क्या है, महाराष्ट्र में ये है, ठीक है ना। तो ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ना, वो किसके विरोध में चला था, वो चला था अगस्त प्रस्ताव के विरोध में चला था कि हम लोग क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या है, तो इससे अलग है, ठीक है ना, इससे अलग है, चला था। लेकिन ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ना, ये गांधी जी की विचार था। और ध्यान रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन थे, पहले सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे थे। इसके बाद में कौन आए, तो JL नेहरू आ गए, और JL नेहरू के बाद में ब्रह्मदत्त आ गए, ब्रह्मदत्त, ठीक है ना, ब्रह्मदत्त। तो पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसके पहले सत्याग्रही कौन है, तो विनोबा भावे, सेकंड कौन है, JL नेहरू, और थर्ड है कौन, ब्रह्मदत्त, ठीक है ना। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किसका विचार था, तो ये गांधी जी का विचार था। किसका विचार था, तो गांधी जी का विचार ये था। निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA या मैक्सिको। तो ये तो सबको पता है कि कनाडा के अलावा और क्या ही सोचता है। सही आंसर क्या है इसमें, कनाडा, ठीक है। लगभग इसका है ना 20,000 या फिर कह सकते हैं इतना है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख, ठीक है, 2080 किलोमीटर इसका तट है, समुद्र से लगा हुआ है, ठीक है ना, इतना इसका समुद्री तट है, ठीक है, समुद्री तट है। भारत में देखेंगे तो गुजरात का, ठीक है, भारत में देखेंगे, भारत में गुजरात का सर्वाधिक लंबा समुद्री तट है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या
उत्पन्न किया जाता है। भाई आपके शरीर में क्या चीज़ वो हो जो कि वो क्या चीज़ हो जो क्या हो कि बाहर से जो आपके जीवाणु हैं उनसे वो लड़ सकें, यानी कि आपके अंदर इम्यूनिटी होनी चाहिए जीवाणु या हानिकारक विषाणुओं से लड़ने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना, एंटीबॉडीज़, क्या होना चाहिए, एंटीबॉडीज़। तो आपके शरीर में अगर ठीक ठाक मात्रा में एंटीबॉडीज़ हैं तो जो आपके रोगाणु होते हैं तो उनसे ये लड़ने में सक्षम बनाते हैं, ठीक है ना, आपको बहुत ही कम प्रभावित कर पाएंगे किसी भी रोग के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था। भारतीय लिखा हुआ है, जब भारतीय लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसमें कौन आ जाएंगे, राजा राममोहन राम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में नियम 17 से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है ना, इसने समाप्त कर दिया, ठीक है। ये ध्यान रखें। पंडिता रमाबाई को आपको पता होगा, पंडिता रमाबाई, तो इन्होंने महिलाओं के लिए आर्य समाज, मतलब महिला आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, महिला आर्य समाज की स्थापना महिला आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था, पंडिता रमाबाई ने, ठीक है ना। और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे किसमें, तो विधवा विवाह पुनर अधिनियम, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित कराने में। तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था ना, उसमें बड़ा योगदान था किसका, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, ठीक है। अगला नाम है स्फूर्त, क्या है, समाधान टीला, आवासीय क्षेत्र, खुला सभागार, प्रार्थना सभागृह। तो जो स्तूप होते हैं ना, ये समाधान टीला होता है। देखो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो क्या है आपका, ढेर, क्या है, ढेर मतलब किसी चीज़ का ढेर हो गया। देखो जो बौद्ध धर्म में या बौद्ध गुरुओं की बात करें, जो पवित्र जो अवशेष हैं, ठीक है, जो पवित्र अवशेष हैं, तो उन पवित्र अवशेषों को जहाँ पे रखा जाता है ना, उसे स्तूप कहते हैं, ठीक है ना, बौद्ध धर्म में, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो पवित्र अवशेष, ठीक है, वहाँ पे ये रखा जाता है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में पवित्र अवशेष जहाँ पर रखे जाते हैं उसे स्तूप कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कहते हैं सांची स्तूप कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। सेकंड देखिएगा, एक मिलेगा धम्मेक स्तूप, ये क्या सारनाथ में है, कहाँ पे है, सारनाथ में है। तीसरा देखिए केसरिया स्तूप, ये कहाँ पे है, बिहार में है, कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। एक आपका है अमरावती स्तूप, ये आंध्र प्रदेश में है। पांचवा एक भरहुत स्तूप, तो ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। तो ये स्तूप हमारे भारत में है, जो कि कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है, ठीक है, कहीं पैर, कहीं हाथ, ठीक है, तो कहीं कुछ ये अवशेष रखे गए। जैसे आपने पढ़ा कि श्रीलंका में कैंडी,
जो स्तूप है या जो म्यूजियम है, संग्रहालय, वहाँ पे गौतम बुद्ध के दांतों का अवशेष रखा गया, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है, ठीक है, यानी HDI, कौन सा है भाई, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अधिक ऊपर स्थान है, तो वह कौन सा, नॉर्वे। हालांकि नॉर्वे तो हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है ना, नॉर्वे ऊपर रहता ही रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो HDI के कितने, 3 आप सुना, इसके कितने आधार हैं, इसके 3 आधार हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा, ठीक है। तो इसके कितने आधार कितने हैं, तो इसके 3 आधार हैं, यानी कि 3 आधारों पर HDI मापी जाती है, ठीक है ना। कौन कौन से 3 आधार कौन कौन से हैं, तो कहोगे इसका है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। आगे आ जाओ, अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। पहला उत्तर प्रदेश हो गया, सेकंड महाराष्ट्र हो गया, थर्ड बिहार हो गया, फोर्थ पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। 5वां मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्रम लग गया, ठीक है। सबसे अधिक यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, सबसे जनसंख्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जनगणना कौन कराता है, कौन सा मंत्रालय कराता है, तो ध्यान रखना कि जनगणना जो है गृह मंत्रालय कराता है, और जनगणना ध्यान रखिएगा एक संघ सूची का विषय है, संघ सूची का ये विषय है। अगला है मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है, यह है मुद्रा प्लस जमा राशियाँ, ठीक है ना। अच्छा देखिए, आपके एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में 1-2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, 1-2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आप 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन जो हमें लग रहा है कि भाई जब आपको अच्छा अधिक से अधिक हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन अब एक क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, तो इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको छोड़ना ही होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है, तो मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। अब देखो, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की जाती है, ये भाई सबको पता है, ये हम सभी लोगों को पता है कि क्या होता है कि सरकार जब किसानों से जब फसल खरीदती है तो उसके लिए एक पहले से निश्चित राशि तय कर देती है कि हम इतने पैसे पर आपका फसल खरीदेंगे, तो उसे कहते हैं MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि MSP। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ध्यान रखिए क्या कि इसमें क्या होता है कि सरकार जिस दर पर किसानों से फसल खरीदती है, ठीक है ना। MSP जो होता है, MSP लागत से 1.5 गुना ज़्यादा जारी किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि जितना भी, ध्यान रखो, जितना भी आपका क्या लगा होगा, किसान ने पैसा लगाया होगा, उससे 1.5 गुना ज़्यादा MSP जारी होगा, ठीक है, तभी तो किसान को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो MSP जो है ये कौन जारी करता है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कौन करता है, तो आपने सुना होगा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसे कौन जारी करता है,
जारीकर्ता कौन है? तो है कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, ये करता है एमएसपी जारी करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? एमएसपी जारी करता है, ठीक है। तो हमने वैसे 22 या 24 फसलों पे जारी होता है एमएसपी, ठीक है ना। एमएसपी जारी होता है। अब वर्तमान में तो 24 फसल आ चुके हैं, तो ये ध्यान रखिए आप इंटू। तो आज हमने क्या किया, 50 क्वेश्चनों को कवर किया आरपीएफ वाले, और आपने हम देखा अच्छे तरीके से हमने इसको अच्छे समझ के किया है, ठीक है। तो इसको आप कंटिन्यू इन्हीं आधार पर आप अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही 50 क्वेश्चनों के साथ, बेहतर क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।